बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स एमडीकैट यूनिट थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हमारा टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हीट कैपेसिटी क्या है और स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं। वैसे तो ये दोनों डेफिनेशंस डियर स्टूडेंट्स आप क्लास 9th में अच्छे तरीके से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इनको रिपीट कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप मोलर स्पेसिफिक हीट को अच्छे तरीके से समझ सकें। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ताकि अगर कोई एमसीक्यू आता है तो आप उसको ईजीली सॉल्व कर सकें। स्टार्ट करते हैं जी हीट कैपेसिटी। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में जो आपने इसका मैथमेटिकल रिलेशन याद रखा था वो ये था कि हीट कैपेसिटी को आपने कैपिटल सी से डिनोट किया था, और C इज इक्वल टू हीट Q यहाँ पे क्या है, हीट, डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। यही फार्मूला पढ़ा था ना। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे हीट अप्लाई करें और वहां पे 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो उस हीट को नाम देते हैं हीट कैपेसिटी का। यही डेफिनेशन पड़ी थी ना, तो आप इसको यूनिट से इजीली डिफाइन कर सकते हैं। वहां से आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए यूनिट इसका क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, हीट कैपेसिटी का यूनिट आएगा, हीट का होगा जॉल, तो ये आ गया जी जॉल। टेम्परेचर है डिवीजन में, तो इसका मतलब पर केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, तो यहां पे आ जाएगा पर केल्विन। तो ये जॉल पर केल्विन यूनिट आ गया जी हीट कैपेसिटी का। अब देखें, जब भी आप किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे हीट अप्लाई करें तो वहां पे 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो इस हीट को नाम देंगे हीट कैपेसिटी का। होगी डेफिनेशन क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने वाला है वो ये है कि देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू फिक्स नहीं है। इस केस में वो कुछ भी हो सकता है, 1 kg हो सकता है, 2 kg हो सकता है, 5 kg हो सकता है, 10 kg हो सकता है। तो आप मैस की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वाला जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, बॉल नजर आ रहा है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इसका मैस है 2 kg, सही है। अब इस मैस पे या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जब आप क्या करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, ये देखें जी, मैं यहां पे क्या कर देता हूं, सपोज करें हीट अप्लाई कर दी। अब यहां का अगर टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज हो जाए, कितना डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या बात कर रहा हूं, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो उस हीट को नाम देंगे हीट कैपेसिटी का। अब 2 kg की जगह यहां पे अगर हम इस बॉक्स की बात कर लें, ये इस बॉक्स का मैस देखें, इससे क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, बड़ा नजर आ रहा है ना आपको। तो जब इसका कंसीडर कर लेते हैं जी, कितना मैस है, 3 kg है। तो जब इस पे आप ये हीट अप्लाई करें और यहां का टेम्परेचर 1 केल्विन क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, तो इसका मतलब उस हीट को नाम देंगे हीट कैपेसिटी का। ये हीट कैपेसिटी है। हो गया क्लियर। चलें अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे एमसीक्यू देखिएगा, इसका यूनिट क्या आ रहा है, जॉल पर केल्विन। तो आपने एक चीज पढ़ी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको याद होगी, वो थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं ताकि एमसीक्यू अगर आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, हाँ जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू थी K से, इसको हमने डिनोट किया हुआ है, K इज इक्वल टू 1.38, ऐसी है ना, चलें चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 है या -23, -23 होगा। डियर स्टूडेंट्स इसको चेक कर लीजिएगा, 1.38 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -23 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन, ये था यूनिट। अब जरा यहां पे गौर करें, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, वर्क इज इक्वल टू FD से आप निकाल सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये जॉल के इक्वल है, और आगे पर केल्विन वैसे का वैसे। अब जरा देखें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट क्या आ रहा है, जॉल पर केल्विन, और यहां पे देखें क्या आ रहा है, जॉल पर केल्विन। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के यूनिट से मैच कर गया है, तो सेम है दोनों का यूनिट। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। देखें स्पेसिफिक, अब इसमें फ़र्क जो है ना वो ये है कि वहाँ पे आप कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले सकते थे, 5 kg, 10 kg, 15 kg। यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ पे ख़ास बात करनी है और वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 kg की बात करनी है कि आप 1 kg अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जब हीट अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर अगर 1 केल्विन इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब उस हीट को नाम देंगे स्पेसिफिक हीट का। तो इसमें ख़ास पॉइंट क्या याद रखने वाला है कि अब आप इसको चेंज नहीं करना, मैस को आप जो मैस लेंगे वो 1 kg लेंगे। तो 1 kg अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ तो इसका यूनिट आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में बॉक्स में, मोल, और मैं बोल ही जा रहा हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और साथ में यूनिट लगाई जा रहा हूँ kg, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह थोड़ा सा इसका हमने डीपली कॉन्सेप्ट आपको बताया मैं वीडियो के अंदर, जब आप टॉपिक्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी केजी में और मोल में फ़र्क क्या है। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप जाहिर सी बात है MD-CAT का लेक्चर ले रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 kg भी, अगर 1 kg मैस पे हीट अप्लाई करें, क्या करें, हीट अप्लाई करें Q, और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए कितना जी, 1 केल्विन, तो इस हीट को आप डियर स्टूडेंट्स नाम देंगे स्पेसिफिक हीट का। तो फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, फार्मूला इसका डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था, इसको स्मॉल c से डिनोट किया जाता है और c इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा T, ये फार्मूला था। यहाँ से यूनिट की अगर हम बात करना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स हीट का क्या है, जॉल, तो मैस का kg, तो ये आ जाएगा पर kg, और यहाँ पे टेम्परेचर है तो ये क्या आ जाएगा, पर केल्विन। लो जी, ये आपके पास स्पेसिफिक हीट का यूनिट रहेगा। इतनी डेफिनेशंस आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखनी है। अब हमारे लिए मोलर स्पेसिफिक हीट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे देखते हैं जी, इसको भी आपने क्लास 11th में पढ़ा है क्या। पहले हम थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल डिफाइन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ, साथ साथ लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं चेंज द टेम्परेचर फॉर 1 mole of gas by 1 केल्विन। अब देखें वही बात हो रही है कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे आप हीट अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो उस हीट को नाम दे रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। लेकिन ख़ास बात यहाँ पे क्या हो रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, तो यहाँ पे देखें आप बात कर रहे हैं सिर्फ 1 मोल की, कि 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जब आप हीट अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए कितना, 1 केल्विन। तो उस हीट को डियर स्टूडेंट्स आप नाम देंगे मोलर स्पेसिफिक हीट का। वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल आ गया। अब मोल क्या बला है, तो ये आपने केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ, सपोज करें आपके पास 1 लीटर वाटर है, सही है। अब उसमें आपसे पूछता हूँ कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, क्या आप प्रैक्टिकली काउंट करके बता सकते हैं? नहीं ना, ये आपके लिए बताना मुश्किल है। तो फिर यहाँ पे हम यही केमिस्ट्री का मोल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि हम सारों को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम बात करते हैं सिर्फ 1 मोल की। और 1 मोल इज़ इक्वल टू, वैल्यू आपको याद है कितनी, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, यानी कि इतने नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में होंगे। तो जब आप 1 मोल स्पेसिफिक बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि उस 1 मोल जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद है वो कितनी है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल जाएगा कि हम कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे हीट अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ख़ास बात क्या है, आप कर रहे हैं 1 मोल,
1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जब आप हीट अप्लाई करें और वहां पे 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो उसका मतलब होगा उस हीट को नाम देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट का। सही है। तो अब इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, वो है डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो तो ये भी मेरा ख्याल है कि आपने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NC इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से ये भी C क्या है, स्मॉल c है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट को भी आप स्मॉल c से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लें, अलग कर लें। C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय, यहाँ m था, अब क्या आ जाएगा n, क्योंकि n और डेल्टा टी इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा n इंटू डेल्टा टी। लो जी, ये आपके पास है मोलर स्पेसिफिक हीट का यूनिट बन गया है। और यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं अब क्या आ रहा है n, और n यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मोल की। 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे आप हीट अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज कर रहा है, तो इसको मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे। अब यहाँ से अगर यूनिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट आ जाएगा, देखें हीट का क्या है, जॉल, और डिवाइड बाय केल्विन। सही है। नंबर ऑफ मोल भी याद रखिएगा, तो इसका मतलब देखें Q डेल्टा टी का K, अब N क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो इसका मतलब यहां पे फिर क्या आ जाएगा, पर मोल। तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं पर मोल। सही है जी, ये उसकी सिंबॉलिकली फॉर्म है MOL, आगे E नहीं लिखना, ये भी याद रखिएगा। तो जाउल पर केल्विन पर मोल, सॉरी ये इसको हटा दे, जाउल पर केल्विन पर मोल। सही है। इसी चीज़ को आप लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं, ये इधर लिख देते हैं, जाउल पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट रहेगा मोलर स्पेसिफिक हीट का। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट MCQ, क्या कि जैसे आपने यहाँ पे याद रखना है ना कि जाउल पर केल्विन जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू को अगर देखें तो जाउल पर केल्विन की क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे यूनिट क्या आ रहा है, जाउल पर मोल पर केल्विन। तो अब जाउल पर मोल पर केल्विन एक और चीज़ का यूनिट है, इसी चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप पढ़ के आ रहे हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। तो वो R किसके इक्वल था, R इज इक्वल टू 8.324 था या 14 था, 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना, ये आपके पास यूनिट रहेगा। अब देखें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का भी यूनिट क्या आ रहा है, जाउल पर मोल पर केल्विन, और इधर से मोलर स्पेसिफिक हीट का भी यूनिट क्या आ रहा है, जाउल पर मोल पर केल्विन। तो इसका मतलब इन दोनों का यूनिट सेम होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, MCQ में पूछा जा सकता है। लो जी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो याद रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर नंबर 1 याद हो तो उसके लास्ट में हमने एक टेबल डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और उसके बाद आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्कस की थी, और वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करके इक्वेशन फाइंड आउट की थी, उनके ग्राफ डिस्कस किए थे, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो अब हमने वहाँ पे एक चीज़ स्किप की थी, और वो थी स्पेसिफिक हीट, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। तो अब हम पढ़ रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी। इसी तरह से इन एडियाबैटिक प्रोसेस भी आपसे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पूछी जा सकती है। सर मैं जब स्पेसिफिक बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यही होगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट, सही है ना, क्योंकि अब हमारा टॉपिक यही है। तो अब डेफिनेटली इन दोनों वैल्यूज़ को आपने याद रखना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला देखें, C इज इक्वल टू Q ओवर N इंटू डेल्टा टी, तो इसको यहाँ पे लिखें आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो Q, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय N इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला है ना। अब डियर स्टूडेंट्स जरा देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर तो रहेगा भाई कांस्टेंट, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज इन टेम्परेचर 0 है ना, तो 0 को n से मल्टीप्लाई तो सारा नीचे 0 हो जाएगा, तो समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी, सही है। तो इसका मतलब इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो मोलर स्पेसिफिक हीट है ये क्या रहेगी, ये इन्फिनिटी रहेगी, इन्फिनाइट।
उसके बाद अगर हम इन एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स सी का क्या फार्मूला आ रहा है, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर एन इंटू डेल्टा टी। सही है। अच्छा अब देखें एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या रहेगी, ज़ीरो। अब ऐड नहीं कर सकते ना, हीट आप सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो Q की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में, ज़ीरो। जब ये ज़ीरो होगी तो ज़ीरो ओवर समथिंग n इंटू डेल्टा टी, तो आंसर क्या रहेगा, ज़ीरो ओवर समथिंग, आंसर ज़ीरो रहेगा। तो इसका मतलब जो C है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज़ीरो, इन आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की। तो यहीं से डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसकी दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे बुक के अकॉर्डिंग, और वो है जी नंबर वन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अब कांस्टेंट प्रेशर का केस आप डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट वॉल्यूम का भी, तो आइसोकोरिक और आइसोबैरिक। तो नंबर 2 पे डियर स्टूडेंट्स क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये आपके पास 2 टाइप्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, जो आपने यहाँ पे रिलेशन यूज किया ना, C इज इक्वल टू क्यू ओवर एन इंटू डेल्टा टी, यही फार्मूला रहेगा, लेकिन सब्सक्रिप्ट्स में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो ये देखें CP इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एन इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साथ में P आ जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन रहेगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी। इसी तरह मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो रहेगा जी CV इज इक्वल टू क्यू V डिवाइडेड बाय N इंटू डेल्टा टी। ये 2 रिलेशन आपने याद रखने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, जब आप बात कर रहे हैं ना 1 मोल की, तो इसका मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के केस में भी नंबर ऑफ मोल्स की तादाद क्या रहेगी, 1। मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम की जब आप बात कर रहे होंगे तब भी नंबर ऑफ मोल की तादाद क्या रहेगी, 1। तो मैं फिर यहाँ पे कह सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई जो NP है ये NV के क्या है, इक्वल है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल की तादाद एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, एट अ कांस्टेंट प्रेशर केस में क्या रहेगी, बराबर। यानी कि कितनी रहेगी, इसमें भी 1 और उसमें भी 1। तो इसका मतलब ये वाली चीज तो हो गई सेम, ये चीज क्या हो गई, सेम। उसके बाद जरा गौर कीजिएगा, अगली बात करने लगा हूं भाई, इसमें टेम्परेचर का चेंज कितना आना चाहिए, इस केस में इसमें टेम्परेचर का चेंज आना चाहिए 1 केल्विन, यही बात करते आ रहे हैं ना। और इसमें भी टेम्परेचर का चेंज क्या आना चाहिए, 1 केल्विन। तो इसका मतलब फिर दोनों केसेस के अंदर टेम्परेचर भी क्या रहेगा, इक्वल। तो फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि डेल्टा TP एट अ कांस्टेंट प्रेशर और एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वो भी 1 केल्विन इंक्रीज होगा, वो भी 1 केल्विन इंक्रीज होगा। तो इन फार्मूलाए में किस चीज़ की तरफ जा रहा हूँ ये बाद में भी पता चल जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ तो सेम रहेगी, ये चीज़ भी सेम रहेगी। अगली बात करते हैं, अगर ये किसी केस के अंदर दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम, तो फिर वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा होगा वो क्या रहेगा, क्या इसमें ज़्यादा इसमें कम हो जाएगा, नहीं। और भाई जब टेम्परेचर सेम, तो इसका मतलब फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी दोनों केस में क्या होगी, इक्वल। तो फिर मैं कह सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी बराबर रहेगी।
अच्छा, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी दोनों में इक्वल है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो फिर मैं कह सकता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी P इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये सारी चीजें क्या रहेंगी, दोनों में सेम रहेंगी। मैं किस तरफ जा रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि फार्मूला क्या है, फार्मूला है जी Q इज इक्वल टू, किधर गया, Q ओवर, सॉरी ये Q ओवर N इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू C। तो फिर ये देखें जरा, गौर करें, इन चीजों को याद रखी बैठे हैं ना। N क्या है, कांस्टेंट, डेल्टा टी क्या है, दोनों में कांस्टेंट। तो इसका मतलब पीछे अगर ये सारी चीज कांस्टेंट है तो पीछे डियर स्टूडेंट्स क्या बच गया है, सिर्फ और सिर्फ Q। तो C का Q के साथ जो रिलेशन बनेगा ये कैसा बन रहा है, ये तो डायरेक्ट बन रहा है। तो फिर मैं कह सकता हूं यहां से कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q के। ये अगर इंक्रीज बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, ये अगर कम तो ये भी कम। तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया ना। तो फिर अगर ये डायरेक्ट रिलेशन है तो फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई CP ग्रेटर होगा या CV ग्रेटर होगा, CP और CV में से कौन ग्रेटर रहेगा। तो फिर डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले को देखें, जिसमें Q ज्यादा उसमें C ज्यादा। तो फिर मैं कह सकता हूं ना कि QP जो है वो ग्रेटर रहेगा QC से। और इसी तरह ये भी याद रखिएगा CP जो है वो ग्रेटर रहेगा CV से। डायरेक्ट रिलेशन है तो यहां पे आप याद रख सकते हैं QP ग्रेटर रहेगा QC से और CP जो है वो ग्रेटर रहेगा CV से। अब बच्चे यहां तक तो सारे समझ के आ रहे हैं और सारों को समझ भी आती जा रही है कि हाँ यार ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, हमें क्लियर है। लेकिन ये अचानक सर ने क्या कर दिया कि Q तो C के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है लेकिन QP ग्रेटर है QC से, CP ग्रेटर है CV से। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही सही तरीके से, है ना। हो सकता है आप सोच रहे हो, तो ज़रा क्लियर करते हैं इसको अच्छे तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं फार्मूलाए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CP इज इक्वल टू भी QP है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करें। Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय ये चीज वैसे की वैसे N इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं। इधर आ जाएं, CV इज इक्वल टू QV एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो लेक्चर नंबर 1 के टेबल में आपको याद होगा जब आप एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो वर्क 0, क्योंकि वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क का फार्मूला है जी वर्क इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। भाई जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू 0, तो वर्क क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इस केस में क्या है, वर्क 0। तो वर्क 0 आगे क्या रहेगा, देखिए ना ये चीज क्या है, वर्क प्लस डेल्टा U, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क तो हो गया 0, पीछे क्या बचा, डेल्टा U। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा U डिवाइड बाय ये N इंटू डेल्टा T वैसे का वैसे। ठीक है यहां तक। अब जरा गौर करना है, ये चीज और ये चीज दोनों में क्या है, सेम। ये चीज और ये चीज दोनों में क्या है, सेम, इक्वल। सही है। तो अब जरा देखें इसमें क्या आ रहा है, CP इज इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा U, यानी कि ये सारी चीज किसके इक्वल है, QP के इक्वल है। QP इज इक्वल टू आ रहा है वर्क प्लस डेल्टा U, यही है ना। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा, QP इज इक्वल टू वर्क प्लस भाई डेल्टा U किसकी जगह लिखा है, QV की जगह। तो ये देखें QV। अब यहां से आपको पता चल गया क्या, QP इज इक्वल टू QV के अंदर कोई चीज ऐड करे तब जाके वो इसके बराबर होती है। देखे ना, QV के अंदर वर्क कोई चीज ऐड करें तब वो जाके इसके बराबर होती है। तो इसका मतलब ये चीज क्या है, बड़ी है ना, ये चीज छोटी है, छोटी के अंदर कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा तब वो इसके इक्वल आ सकती है। तो यहां से आपको पता चल गया कि भाई जो QP है ना, QP ये क्या है, ये QV से ग्रेटर है, क्योंकि QV के अंदर कोई ना कोई चीज आप ऐड करेंगे तब जाके QP के इक्वल होगी।
तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ना। तो यहाँ से पता चल गया QP जो है वो ग्रेटर है QV से। जब ये चीज़ आपको पता चल गई है तो फिर Q का रिलेशन C के साथ देखें क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट। तो फिर यहीं से मैं ये नहीं कह सकता कि CP जो है वो ग्रेटर है CV से, कह सकता हूँ ना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ था जो आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आपने बात करनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो बात क्या है वो ज़रा यहाँ पे गौर से देख लें। वो यहीं से मैं बता देता हूँ, वो है जी CP माइनस CV ये रहेगा इज इक्वल टू R के, पढ़ा है ना CP माइनस CV इज इक्वल टू R। लेकिन QP माइनस QV ये रहेगा किसके इक्वल, वर्क के इक्वल। देखें किधर गया, ये क्या है QV प्लस का, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो QP माइनस QV इज इक्वल टू वर्क। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQ है। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स एक नज़र देख लें, फिर हम आगे MCQ सॉल्व करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इस MCQ से इसको आगे लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा MCQ और देख लें कि यहाँ से रेशो पूछी जा सकती है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये बात हम आपको चैप्टर 8 वेव्स में पढ़ा चुके हैं। जब आपको लैपलेस करेक्शन का टॉपिक पढ़ाया जा रहा था तब आपको हमने ये बात की थी कि डियर स्टूडेंट्स CP ओवर CV की जो रेशो है ये किसके इक्वल है जी, गैमा। और गैमा क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। और ये भी आपसे कहा था कि गैमा की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगी, जिस मर्जी गैस की बात कर ले। 3 तरह की गैस आपने डिस्कस की थी, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक और मोनोटॉमिक। तो उसमें गैमा की वैल्यू 1 से क्या है, ग्रेटर है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से छोटी छोटी बातें और पूछी जा सकती हैं कि CP किसके इक्वल है। तो देखें CP इज इक्वल टू CV, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो गैमा इंटू CV। इसी तरह CV आपसे पूछा जा सकता है, तो उलट कर दें दोनों को, तो 1 ओवर गैमा बन जाएगा, तो CV इज इक्वल टू CP ओवर गैमा आ जाएगा, CP ओवर गैमा आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, और ये MCQ 2021 भावलपुर बोर्ड में सेकंड टाइम के पेपर में आ चुका है, और सेकंड लास्ट MCQ यही था, आप देख सकते हैं। और एनटी टेस्ट के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसमें भी आ चुका है। अब इस MCQ को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्या इसका कोई शॉर्टकट भी है? बिल्कुल है। और अगर आप गैमा की वैल्यू भूल जाएं, जिस तरह आपने डाई के लिए याद रखी हुई है 1.40, इसी तरह आपने पॉलीएटॉमिक के लिए याद रखी हुई है 1.29, अगर वो वैल्यू आप भूल जाएं तो कोई ऐसा फार्मूला है जिससे आप वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो या याद रखना आसान हो? बिल्कुल है। उस फार्मूले को याद रखिएगा, वो फार्मूला इस MCQ को सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करेगा, ऐसे 2-3-4 सेकंड्स के अंदर। और गैमा की वैल्यू अगर आप भूल जाएं तब भी आपको वो फार्मूला आपकी हेल्प करेगा। फार्मूला ये याद रखिएगा गैमा के लिए, गैमा इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइड बाय F। याद रखिएगा यहाँ पे जो F है ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद रखना है। अगर आप बात कर रहे हैं मोनो की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो का कितना होगा, 3, याद रख ले। डाई के लिए कितना होगा, 5, 3, 5, 7। 1.29 वैल्यू है ना पॉलीएटॉमिक की, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 7। इससे कम भी हो सकता है, 6 या 6.5, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि आंसर 1.29 है तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता है वो 7 बनता है। तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रख ले, 3, 5, 7 रट्टा मार लें मोनो, डाया और पॉलीएटॉमिक के लिए। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आता जाएंगे। तो देखें कितना आसान है याद रखना। लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे MCQ को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। पहले देखें कि आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे टाइम लगेगा। देखें कैसे टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। CV की वैल्यू दी गई है, गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और इसके बाद आप जानते हैं CP ओवर CV इज इक्वल टू गैमा। यहाँ से पहले CP को निकालें, CP इज इक्वल टू R प्लस CV। यही CP की वैल्यू आप यहाँ पे जाके पुट करेंगे, तो CP की जगह लिख सकता हूँ ना CV प्लस R डिवाइड बाय CV इज इक्वल टू गैमा। अब इस CV की जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू है जी 5/2 R प्लस ये वाला R डिवाइड बाय, इस CV की जगह फिर वैल्यू पुट करेंगे 5/2 मल्टीप्लाई R। अब आप इसका LCM लेंगे, सॉल्व करेंगे डिस्टेंस गैमा का, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7/5। करके देख लीजिएगा इसको आगे सॉल्व। देखें टाइम लगा है ना कुछ 30-40 सेकंड्स तो लगे होंगे ना, या 1 मिनट लगा होगा, लेकिन आंसर आपके पास आ चुका है। और आंसर है जी बीटा।
आपने सिलेक्ट कर लिया। क्या इसका कोई आसान तरीका है 2-3 सेकंड्स के अंदर आप आंसर बता सके? बिल्कुल है। देखें यहाँ पे जो वैल्यू है ना CV की 5/2 इंटू R, इस 5 पे गौर करें। ये 5 यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए कितना है 5, 3, 5, 7 याद करवाया है ना। तो 5 किसका है? डाया के लिए। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 5 ये हमें बता रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये किसका है 5? डायटोमिक। तो ये इसका मतलब डायटोमिक की बात हो रही है। तो डायटोमिक में आपको गैमा की वैल्यू याद होती है 1.4, और 1.4 का मतलब क्या है 7/5। तो आप बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट बीटा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे गौर करें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका दिया गया है? डायटोमिक का। तो आपकी वो फार्मूला हेल्प करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 5 है, तो 5 से आपको पता चल गया कि डायटोमिक की बात कर रहे हैं, और उसका आंसर क्या होगा 1.4, 1.4 का मतलब 7/5। ठीक है जी। अब इस फार्मूले की आपको और कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रा इस टेबल में देखिएगा। टेबल ऐसा है कि अगर आप ये डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है और CV की वैल्यू याद है, तो आप CP की वैल्यू भी बता सकते हैं डाया के लिए, पॉली के लिए और मोनो के लिए, और उसके बाद गैमा की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो छोटा सा एक टेबल याद रख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, एक फार्मूला वो याद रखें गैमा का, और दूसरा आप CV का याद रखें। CV इज इक्वल टू F/2 मल्टीप्लाई R। इस फार्मूले को नहीं भूलना। अब देखें टेबल कैसे हम तैयार करते हैं, और आपको तैयार भी हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले बात करते हैं जी मोनो, और फिर बात करते हैं डायटोमिक की, और फिर बात करते हैं पॉलीएटॉमिक की। सही है। अब CV की वैल्यू ज़रा गौर से सुनिएगा। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको पहले याद करना है ना, कितना 3, 5 और 7। अब डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करना है। F की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 3/2 इंटू R, ये क्या बन गया CV मिल गया। तो देखें मोनो के लिए CV की वैल्यू भी तो पूछी जा सकती है ना आपसे MCQ में। तो अब आपको पता नहीं चल गया कि मोनो में CV की वैल्यू क्या होगी? फार्मूला आपको याद है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद है, यहाँ पे पुट कर दे 3/2 इंटू R। तो ये देखें जी 3/2 इंटू R। क्लियर। अब CP पूछा जाए तो CP भी तो इजीली आप बता सकते हैं ना। क्या निशानी याद रखनी है कि ये जो 2 है ना स्टूडेंट्स, ये इस 3 में क्या कर दें? ऐड कर दें। तो ये बन जाएगा जी 5/2 इंटू R। जो यहाँ पे 2 है वो ऊपर वाले में ऐड कर दें, ये रट्टा मार लें। अब 5, क्योंकि CP/CV इज इक्वल टू गैमा है ना, CP/CV, तो CP को CV पे डिवाइड कर दें। तो ये देखें जी CP/CV, तो R से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5/3। तो ये देखें 5/3, रट्टा मार लें, 5/3, ऊपर वाले को डिवाइड कर देना। तो ये क्या आ गया? गैमा। अब 5/3 का आंसर क्या होता है? करें इसको सॉल्व, 1.67 होता है। तो 1.67 जो है ये मोनोटॉमिक गैस का नहीं है गैमा वैल्यू। करें बुक में जाके चेक, टेबल जो चैप्टर नंबर 8 में है यही वैल्यू है। कितना आसान है। अब डे स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5 यहाँ पुट करें, CV मिल जाएगा डाया के लिए। तो 5/2 इंटू R। भाई ये 2 क्या करें 5 में ऐड कर दें, 7/2 इंटू R। देखें ये वैल्यू अभी मिल गई। ये सारे MCQs है। तो अब डिवाइड करेंगे 7/5, 7/5 का आंसर क्या होता है 1.4 इंटू 0। तो अब देखें 7/5 याद हो चुका है, 7/5 का मतलब क्या है 1.4। बात समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट 7 यहाँ पे पुट करें, 7/2 इंटू R। तो 2 7 में ऐड करें 9/2 इंटू R। तो डिवाइड करेंगे तो 9/7 इज इक्वल टू क्या होगा जी 1.29 होगा। लो जी ये आपके पास वैल्यूज आ गए। तो अब ये आपको अगर टेबल याद है तो जितने भी छोटे छोटे MCQs होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स 1-2 MCQs डिस्कस करने लगे हैं, फिर उसके बाद लेक्चर एंड हो जाएगा। MCQ ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि R/CP किसके इक्वल है? नीचे डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, हम बना लेते हैं। सपोज करते हैं जी अल्फा ऑप्शन है गैमा +1, बीटा ऑप्शन है जी गैमा -1, चार्ली ऑप्शन है जी आपके पास 1+1 ओवर गैमा, और डेल्टा ऑप्शन है 1 - 1 ओवर गैमा। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जी। आप यहाँ पे बताएं कि R/CP की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा ऑप्शन सामने है। R/CP किसके इक्वल आएगा? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखें आप जानते हैं जी फार्मूला
एक मैं कर रहा हूँ फिर दूसरा आपको बताता हूँ। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, सही है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए यहाँ से देखें R ओवर Cp बनाना है, यानी कि ये Cp इसके नीचे डिवाइड करना है। तो क्यों ना हम इस Cv की वैल्यू पुट कर दें। Cv किसके इक्वल है, Cp ओवर गैमा। तो ये देखें Cp माइनस Cp ओवर गैमा इज इक्वल टू R। अब दोनों में से Cp क्या आ जाएगा, कॉमन। तो Cp आ गया कॉमन 1 माइनस 1 ओवर गैमा इनटू, अच्छा, इज इक्वल टू R, सही है। तो Cp उधर चला जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर गैमा इज इक्वल टू R ओवर Cp। लो जी, R ओवर Cp किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 1 ओवर गैमा के इक्वल आ गया। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी, 1 माइनस 1 ओवर गैमा, डेल्टा ऑप्शन बनती है। आप यूं भी कर सकते थे कि पूरी इक्वेशन को Cp पे डिवाइड कर दें, Cp से कैंसिल, 1 माइनस Cv ओवर Cp इज इक्वल टू R ओवर Cp। तो वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। Cv और Cp क्या होता है, 1 ओवर गैमा, तो आपके पास आंसर आ जाता। सही है, आपकी मर्जी है। अब नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स लास्ट में आप खुद करेंगे कि यहाँ पे R ओवर Cp है ना, अगर आपसे पूछा जाए R ओवर Cv किसके इक्वल है, और फिर ऑप्शंस आपके पास यही हो, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, तो फिर क्या आंसर आएगा, ये आपने बैठ के खुद सॉल्व कर लेना है। इतनी तो आपको अब समझ आ गई होगी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट के टॉपिक की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और सब स्टूडेंट्स को मुबारक कि हमारा जो MD CAT की सीरीज़ चल रही थी वो आज अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले हमने सेकेंड ईयर कंप्लीट की, फिर उसके बाद हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया और आज का ये लास्ट लेक्चर था।